हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि ये चैप्टर बहुत न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसमें हमें कुछ कुछ प्रोग्राम का पता होना चाहिए जो कि हमारी डेली लाइफ में भी होता है। जब आप वीडियो को ओपन करोगे तो उसमें फ्रंट पे ही आपको जो पेज दिखेगा, उस पेज में आप देखोगे मिड डे मील स्कीम। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है, ये आप नॉर्मली अपने एरियाज़ में जहाँ भी आप रहते हो गवर्नमेंट स्कूल में देखे होगे कि लंच के टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल जो खुद प्रोवाइड करती है। तो ये सारा चीज़ जो हम देखते हैं वो हमारे न्यूट्रिशन में ही है, पर इससे पहले हम जानते नहीं थे। ये इंटरेस्टेड बात है कि जो स्कूल्स में हम देखते आ रहे हैं, या कई सारे स्टूडेंट्स अभी पढ़े भी होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए हैं, तो उन्होंने देखा होगा। तो वो चीज़ें आज हमें पता लग रहा है न्यूट्रिशन के थ्रू हमारे इस सब्जेक्ट में है। तो मैं इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ और आपको दिख रहा होगा न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो अगर नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इंडिया में न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या चल रहा है, क्यों स्कीम स्टार्ट किया गया, क्यों नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। अगर किसी चीज़ को जानना है तो पहले रीज़न पता होना चाहिए कि आखिर उसका रीज़न क्या है। तो कई सारे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जो हमारी इंडिया में मोस्ट कॉमन पाया जा रहा है। तो उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आगे आगे जो पॉलिसी है, प्रोग्राम्स हैं, उनको समझने में बहुत इजी होगा। तो इससे पहले हम देखते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है। अगर चाइना के बाद देखा जाए तो इंडिया हमारी जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग जो रूरल कंट्री से बिलोंग करते हैं, रिलेटेड हैं, उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादातर वो लोग अंडर नरिश्ड हैं। 2 लोग हमारे इंडिया में पाए गए हैं। जब इस पे स्टडी हुआ, इस पे रिसर्च होने लगा, लोगों को जाके मतलब जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई तो पता लगा कि ज़्यादातर लोग अंडर नरिश्ड हैं, और जिनके पास हाई इनकम है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी है, वो लोग ओवर नरिश्ड हैं। मतलब दोनों में से कोई भी ज़्यादा सेफ़ नहीं है। कुछ लोग ओवर नरिश्ड है तो ज़्यादातर लोग अंडर नरिश्ड है, और कुछ परसेंट ही लोग हैं जो हेल्दी हैं और अच्छे से हैं, ना अंडर नरिश्ड के अंडर आते हैं ना ओवर नरिश्ड के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इंडिया में देखा गया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादातर लोग अंडर नरिश्ड हैं, और जो जिनकी इनकम अच्छी है, जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, वो लोग ओवर नरिश्ड है, और कुछ परसेंट लोग हैं जो क्या है, आपके हेल्दी है। उसके बाद हम देखते हैं वनरेबल ग्रुप फॉर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जिनको हाई रिस्क होता है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होने की। इंडिया में कौन से ऐसे लोग देखे गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है हमारे प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो प्रेगनेंसी का होता है, उसके बाद जो बच्चों को मिल्क वगैरह प्रोवाइड करवा रही हो थ्रू ब्रेस्ट, एडोलेसेंट्स, गर्ल्स, इन्फेंट, एल्डरली, प्री स्कूल चिल्ड्रन और सोशली डिप्राइव्ड। मतलब कि जो आपके मदर से ले करके जो छोटा बच्चा पैदा होता है, मदर का जो पहले यंग एज जो भी होता है, उस टाइम से लेकर के ज़्यादातर लड़कियों में प्रॉब्लम देखा गया है, ज़्यादातर मदर में देखा गया है, ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है, प्री स्कूल बच्चों में देखा गया है। यही रीज़न है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की ही रीज़न है, जिसकी वजह से अब जो बच्चे हैं, प्री स्कूलर वाले जो बच्चे हैं, उनकी इंटेलिजेंसी कम होती जा रही है। मतलब कि जो IQ लेवल है वो कम हो रहा है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी के अगर जब आप आयोडीन का पढ़ोगे तो आयोडीन की कमी से पता लगेगा कि जो इंटेलिजेंसी है वो कम होता जाता है। तो ये सारा चीज़, ये ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए कि ये ग्रुप हैं जिनको रिस्क होता है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होने के। जैसे आप ये याद होना चाहिए कि वैसे तो मदर का सबको पता है कि मदर्स में हम आयरन की मेडिसिन वगैरह देते रहते हैं, क्योंकि उनमें एनीमिया बहुत जल्दी हो जाता है, हाई रिस्क होते हैं उनमें।
गर्ल्स जो होती है उनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही अगर कंपेयर करें मैन में तो उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे ग्रुप्स हैं। इन्फेंट्स बच्चों जो ज़्यादातर बच्चे जो पैदा होते हैं वो लो बर्थ के होते हैं, उनकी वेट कम होती है या मदर की वजह से कोई और डिजीज़ उनमें पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो देखी गई हैं ये हमारा देखा गया है वल्नरेबल ग्रुप्स में न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इंडिया में किनको ज़्यादा है ये निकाला गया है। तो अगर नेशनल प्रोग्राम हो रहा है तो उनको सबसे पहले यही पता होना चाहिए ना कि हमारे इंडिया में लोग किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग जो रूरल कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं, वो लोग ज़्यादातर अंडर नरिश दिखे। जिनके पास हाई इनकम है, अच्छा खासा पैसा है, वो लोग ओवर नरिश दिख रहे हैं और कुछ % लोग जो है वो हेल्दी है। उसके बाद उन्होंने सर्च किया कि कौन कौन सी ऐसी ग्रुप्स हैं जिनको रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमने देख लिया। उसके बाद रीज़न क्या हो सकते हैं, फिर उन्होंने देखा कि रीज़न अब इतनी ग्रुप्स अगर ये वल्नरेबल ग्रुप निकली है, इन ग्रुप्स को ज़्यादा रिस्क है तो क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा डाइटरी प्रैक्टिस, हमारा जो डाइट लेने का तरीका है, जो हम डेली जिस तरीके से हम अपना मील ले रहे हैं मे बी उसमें वो हमारा अच्छा ना हो। लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता है, जिसकी नॉलेज की सारा चीज़ रिलेटेड आपको मिलेगा। अगर हम डाइट अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं अपने डे के अकॉर्डिंग, नाइट में क्या लेना है, तो ये हमारा क्या है, लैक ऑफ नॉलेज ही है। नॉलेज की कमी की वजह से ही ऐसा होता है। कई लोगों को नॉलेज होते हुए मिसकंसेप्शन हो जाता है कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ सही है, तो कन्फ्यूज से होते हैं वो क्या हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा सही है, किस मतलब कि कई बार होता है कि डिजीज़ के अकॉर्डिंग लोगों को पता नहीं होता है, जो चीज़ लेना चाहिए उसको छोड़ के कुछ अपने लाइक के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे कि जंक फूड वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ नॉलेज और मिसकंसेप्शन की वजह से ही होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जो पुअर फैमिली हैं वो उतना फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते अपनी फैमिली मेम्बर्स को जितना एक रिच फैमिली कर देता है। लार्ज फैमिली, अगर फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा है तो फिर भी इफ़ेक्ट होता है। डिक्रीज़ फूड प्रोडक्शन वहाँ अच्छे से जिस कम्युनिटी में जिस एरिया में रह रहे हो मे भी वहाँ पे फूड प्रोडक्शन सही ना हो रहा हो। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होता है जो कई कल्चर के अकॉर्डिंग हम कई फूड नहीं लेते हैं। एक एग्जांपल देते हैं हम नॉन वेज और वेजिटेरियन का, तो कई लोग जो नॉन वेज लेते हैं उन पे वो चीज़ें पाई जाती है जो वेजिटेरियन में उस चीज़ की कमी हो जाती है। इन्फेक्शंस, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो ये सारे रीज़न हैं जो आपके जो न्यूट्रिशन है उसके न्यूट्रिशन स्टेटस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि डाइटरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, मिसकंसेप्शन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी नहीं है हमारी। जो इन्फेक्शन में भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे भी हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। कोई डिजीज़ है, कोई डिजीज़ चल रहा है या जो आपकी कम्युनिटी एरिया है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पे अच्छा कोई फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी की कमी है वहाँ पे। आपका कल्चरल के अकॉर्डिंग आप जो भी फूड ले रहे हो वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है। लार्ज फैमिली मेम्बर्स, तो ये सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे घर में नॉर्मली आसपास लोगों में देखे भी जाते हैं। जब आप कहीं छोटे से गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि बहुत सारी फैमिली है जिसमें मेंबर्स तो बहुत ज़्यादा है पर उनको खाने के लिए उतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। तो ये सारे रीज़न हैं जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कॉज करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि जब सर्च किया गया, देखा गया तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सा प्रॉब्लम देखा गया है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की क्लासिफिकेशन भी की गई है। तो आपका जो प्रॉब्लम इसमें 4 मेन है, पैम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर, क्रोनिक डिजीज़ और ईटिंग डिसऑर्डर। ये 4 मेनली प्रॉब्लम्स है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। पैम के बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाला, अगर आपको पैम के बारे में बहुत एक्सप्लेन डीप में जाना है तो वो चीज़ आपको मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें पैम के बारे में बहुत अच्छे से हर चीज़ बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया में कौन कौन से लोग हैं, किसमें कितने लोग हैं जो ओवर नरिश्ड हैं, बहुत से लोग अंडर नरिश में हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन सा ऐसा ग्रुप्स है जिनको हाई रिस्क है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होने के। फिर रीज़न क्या हो सकते हैं, अब हम क्लासिफिकेशन कर दिए, मतलब अब हमें पता लग गया कि मेनली कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये 4 है हमारे, पैम है,
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मिला। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं, तो विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हम देखेंगे। इसमें भी कुछ स्पेशल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से कमी हो जाती है और डिजीज़ हो जाता है। क्रोनिक डिजीज़ में भी कुछ अदर फैक्ट आ जाएंगे। और उसके बाद आपके आ जाएंगे ईटिंग डिसऑर्डर, के बहुत सारे लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इसका भी एक अच्छा सा नाम है बुलिमिया नर्वोसा। तो ये भी बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़, खुद के नॉलेज के लिए भी और हमारे सब्जेक्ट के लिए भी हमारा एग्ज़ाम जो है वो भी क्लियर हो सकता है और नॉलेज भी हो सकती है। तो ये पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पैम के बारे में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जो किसकी कमी से हो जाता है? प्रोटीन और एनर्जी की कमी से हो जाता है ज़्यादातर। ये प्री स्कूल चिल्ड्रन में पाया गया है और इसका मेन कॉज है डायरिया। जब आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो ज़्यादातर उन लोगों में ही पाया गया है, क्योंकि उन लोगों में डायरिया बहुत कॉमन सा है, डायरिया जल्दी हो जाता है कंपेयर टू एडल्ट, या हम लोग के कंपेयर में बच्चों की बात करें तो प्री स्कूल बच्चों में डायरिया होने की वजह से उनको प्रोटीन और एनर्जी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं प्रोवाइड हो पाता है, उसकी कमी से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाती है। ज़्यादातर किस में पाया जाता है? तो बच्चों में। और क्यों? मोस्ट कॉमन कॉज है इसका डायरिया। अब इसका टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो पैम का टाइप्स है उसमें क्वासिओरकर, मरास्मिक क्वासिओरकर और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन आ जाता है। पैम का भी जो क्लासिफिकेशन है वो 4 है टोटल: क्वासिओरकर, मरास्मिक क्वासिओरकर और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्वासिओरकर में क्या है? क्वासिओरकर भी एक टाइप है हमारे माल न्यूट्रिशन का, जिसमें मेनली प्रोटीन की कमी से होता है। ये भी 1 से 6 साल के बच्चों में पाया गया है। और इसका सिम्टम्स क्या है? इसका पहला सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका एडिमा। जब एडिमा हो जाता है लोगों को, बच्चों में, ये एडिमा जो है बिल्कुल डिफरेंट सा दिखता है। इसमें पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, उसके बाद आपकी जो पेरिटोनियल, नीचे वाली पेरिटोनियल कैविटी है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। एब्डोमेन में फैटी लीवर होने की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी। शॉक में भी चले जाते हैं बच्चे। वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, डायरिया होता है, रीनल फंक्शन अच्छे से इम्प्रॉपर होता है वो, लॉस ऑफ टीथ, एनोरेक्सिया, बिहेवियरल चेंज, उनको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, अच्छे से ना रहना, जैसे ज़्यादातर बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोना, इरिटेट सा होना, किसी भी छोटे छोटे चीज़ पे बहुत ज़्यादा जिद करना, ये सारे सिम्टम्स देखे गए हैं क्वासिओरकर के। क्वासिओरकर में मेनली आपको एडिमा पता होना चाहिए क्योंकि ये कॉमन सा है। क्वासिओरकर जिन बच्चों को होता है उसमें कॉमन ये है कि एडिमा कहीं ना कहीं उनके बॉडी में पाया जाएगा। ज़्यादातर एब्डोमेन में देखा गया है। बेली जो नीचे वाली होती है उसका जो पोर्शन जो होता है उसमें एडिमा ज़्यादातर देखा गया है। अब इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे हम? तो इसमें डायग्नोसिस होगा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, हेपेटोमेगली। इसमें ब्लड टेस्ट नॉर्मली होता है और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हमें पता लग जाता है कि बच्चे को क्वासिओरकर है या नहीं। मे बी अगर डायरिया, उसको बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, तो ये भी सिम्टम्स है कि हमें पता लग जाता है कि बच्चे को क्वासिओरकर। एडिमा को देखते ही पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है। क्योंकि जो क्वासिओरकर वाले बच्चे होते हैं ना, उनका तो वेट लॉस, जो मसल्स मास होता है वो बहुत कम होता है। हाथ एकदम पतले होते हैं, पैर भी, जो चेस्ट होती है वो नॉर्मली दिखता है उनका, जो बोन्स होती हैं चेस्ट की वो नॉर्मली एकदम प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद जो कहीं कहीं पोर्शन पे एडिमा हुआ रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको देखते ही पता लग जाता है कि बच्चा क्वासिओरकर से सफ़र कर रहा है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट यही है कि आपके जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स हमें बच्चों को प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन ये मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और हमारे बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट में यही है कि हम उसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और जो भी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमें
एडिक्वेट अमाउंट में उसके एज के अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड करते रहना है। नेक्स्ट हमारा मरासमस। मरासमस भी एक माल न्यूट्रिशन का टाइप है जो कि एनर्जी और कैलोरी के, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है मरासमस के बारे में। मरासमस में मैंने ये बस बताया है कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से हो जाता है। आपको याद रखना है कि मरासमस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन तीनों की कमी से होता है, क्योंकि मरासमस ज़्यादातर एनर्जी की कमी से होता है और वो तीनों सोर्स हमारे हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, फैट की कमी से भी होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होता है और प्रोटीन की कमी से भी होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मरासमस के बारे में कि इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, मरासमस क्यों हो जाता है। मरासमस ज़्यादातर बॉटल फीडिंग, बच्चों को बॉटल फीडिंग कराने से होती है, क्योंकि उनको जो मदर का मिल्क होता है वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती है बॉटल फीडिंग से। डिक्रीज इनटेक ऑफ एनर्जी एंड कैलोरी, क्रोनिक डायरिया, बर्न, वायरल बैक्टीरियल पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो बॉडी में फिर भी मरासमस हो जाता है। जले हुए, कहीं पे भी जला हुआ पेशेंट हो उनमें भी हो पाया जाता है। क्रोनिक डायरिया हो और बस एनर्जी की कमी हो, कैलोरी प्रोवाइड ना हो उसको। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो इसमें तो आपको पता ही है कि डायरिया तो होगा ही, प्रोमिनेंस, रिप्स देखने लगते हैं, मसल वास्टिंग होगा, मसल्स की ग्रोथ नहीं होगी, एनीमिया होगा, सिकुड़ा जो उसका स्किन होगा वो सिकुड़ा सा होगा जैसे ओल्ड एज पर्सन का होता है। डिहाइड्रेशन होगा, टैकीपीनिया होगा, टैकीपीनिया आपको पता ही है। ज़्यादातर अगर ये सीवियर हो जाता है, इसमें वेट लॉस तो कॉमन है, अगर ये सीवियर हो जाता है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पैरालिसिस भी देखा गया है। तो मरासमस ये है। और इसमें डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, क्वासियरकर में हमने बस ब्लड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, पर यहाँ पर मरासमस में हम ब्लड ग्लूकोज भी चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन हो गया हमारा, एल्बुमिन, यूरिन टेस्ट भी करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक होते हैं। मतलब बॉडी में मोस्ट कॉमन जो भी चीज़ें हैं, यूरिन, प्रोटीन, स्टूल, उसके बाद आपका ब्लड ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें हम इसमें टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि बॉडी में कमी किस चीज़ की। क्योंकि इसमें हमने देख लिया कि मरासमस क्यों हो रहा है, लिपिड, प्रोटीन और हमारे कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, प्रोटीन में हम अपन एल्बुमिन चेक करेंगे, ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा और फिर हम यूरिन टेस्ट के थ्रू ये चेक करेंगे कि बॉडी से कहीं प्रोटीन निकल तो नहीं रहा है। यूरिन के थ्रू प्रोटीन कई बार डिजीज़ के वजह से निकलने लगता है। स्टूल एग्जामिनेशन भी करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक करेंगे बॉडी में। अब हम देखते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जो आपका तीसरा पार्ट है मरासमिक क्वासीवर्कर। वो वही चीज़ है सेम, मरासमस और क्वासीवर्कर में कई बार बच्चों में दोनों सिम्टम्स देखे जाते हैं, दोनों के, मरासमस के भी क्वासीवर्कर के भी। तो वही है मरासमिक क्वासीवर्कर, बाकी आपके सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें सेम होंगी। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये भी सेम क्वासीवर्कर की तरह है, इसमें भी एडिमा प्रेजेंट होते हैं और सीवियर वास्टिंग होता है बॉडी में। सीवियर वास्टिंग मतलब जो मसल्स लॉस ऑफ मसल्स की वेट गेन नहीं हो पाता है, मसल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये आपका होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में। इसमें डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, जो बच्चे का अपर आर्म है उसको हम चेक करते हैं कि लेस देन कहीं 150 mm से कम ना हो। इसमें जब आप इसके ऊपर आप एक छोटा सा वीडियो देख लेना, उसमें जो नर्स होती है, बच्चा आता है, जैसे अगर वो माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा हो तो उसका जो हाथ है उसका लेंथ, वेट और सरकमफ्रेंस कितना है उसके आर्म का, एडिमा पैरों में चेक करते हैं ताकि पता लग जाए कि बच्चा जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कॉजेज़, इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सेम चीज़ है, डिहाइड्रेशन, बायलेटरल पिटिंग एडिमा और आई साइन दिखते हैं। आई साइन विटामिन ए की कमी से होता है, जो उनका जो कंजक्टिवा होता है वो ड्राई सा होता है। और उसके बाद कई बार आपको उस पर फॉर्मी स्पॉट्स भी दिखेंगे जिसको हम बाइटोट स्पॉट बोलते हैं। आगे हम देखेंगे लो बर्थ वेट। पैम हमारा हो गया, पैम में ही हम देखेंगे जो आपका ये हमने एक्यूट माल न्यूट्रिशन देखा, इसमें हम देखेंगे लो बर्थ वेट।
लो बर्थ वेट में क्या है, अगर बच्चे की जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो 25 ग्राम से कम है, लेस देन 2500 ग्राम, 2.5 केजी से कम है, तो उसे हम बोलते हैं लो बर्थ वेट। नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबी का वेट होता है वो 2.5 से 3.5 केजी का होता है। अगर 2.5 केजी से नीचे जाता है तो हम उसे लो बर्थ वेट कहते हैं। अगर 1500 ग्राम से नीचे जाता है तो उस बच्चे को हम जो आपका बच्चा होता है वो मॉडरेट में चला जाता है। अगर 1000 से नीचे होता है तो उसको सीवियर हम बोलते हैं। तो ये लो बर्थ वेट है जो आपके माल न्यूट्रिशन में ही आता है। ये कॉज सबसे ज़्यादा करता है हमारे प्री टर्म बर्थ, जो बच्चे की 9 मंथ से पहले या 8 मंथ से पहले जो डिलीवरी होता है उसको हम प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकता है, मदर जो है उस बहुत सारे प्रेगनेंसी की हो। पुअर न्यूट्रिशन, ये ज़्यादातर कॉज होता है मदर में कमी की वजह से। मदर में जो कमियां पाई जाती हैं, जैसे मैटरनल माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जो मदर हो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही हो, एनीमिया हुआ हो मदर को, मदर की एज बहुत ज़्यादा कम हो, या हो सकता है कि जो बच्चे का यूट्रस में बच्चे का ग्रोथ अच्छे से ना हो रहा हो, या मे बी माँ को कोई हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, इन्फेक्शन हो, कोई ड्रग एडिक्शन हो। तो ज़्यादातर मदर पे डिपेंड करता है लो बर्थ वेट, कि मदर को अगर कोई डिजीज़ होता है, कोई भी कमी होता है, तो उस चीज़ की वजह से लो बर्थ वेट होता है। इसीलिए हम प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा मदर पे ध्यान देते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बच्चा हो वो हेल्दी पैदा हो। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, वही मैटरनल माल न्यूट्रिशन और एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन पाया गया है, इसलिए एनीमिया मुक्त इसका वो भी प्रोग्राम भी हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिवेंशन जो है वो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, जो आपने कॉजेज़ पढ़ा उसी पे आप प्रिवेंशन रख सकते हो। कि मदर को इन्फेक्शन से बचाना है, जैसे यूटीआई में सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं कई बार, तो हमें इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है। सारे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना है, मेनली आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट्स प्रोवाइड करना है। उनके हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना है, जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना है ताकि जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करे उस टाइम उनको प्रॉब्लम ना हो। सैनिटेशन मेथड जो है वो भी इम्प्रूव करना है। मदर में जो ये है कौन सी डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में हम मेनली कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मेनली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके बारे में हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़ते हैं। जैसे स्पेशली हमारे आयरन्स हो गए, आयोडीन हो गए, कैल्शियम, सेलेनियम, फ्लोरीन, ये कुछ आयरन हो गए और कुछ विटामिन्स होती हैं जिनका डेफिशिएंसी देखा जाता है, जिसकी वजह से कोई डिसऑर्डर कॉज होता है, कोई डिजीज़ कॉज होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल जो भी हमने देखा न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इंडिया में देखा, तो हमने इंडिया में देख लिया कि ओवर नरिश, अंडर नरिश, फिर हमने ग्रुप्स देखे, उसके बाद हमने रीजन देखा, रीजन क्या क्या हो सकता है, फिर हमने क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन में हमारा सबसे पहले पैम था, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाता है, फिर हमारे ईटिंग डिसऑर्डर भी आ जाएंगे। तो हमने पैम को अच्छे से ख़त्म कर लिया। पैम के बारे में पिछले, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पैम की तैयारी करनी है, तो पैम पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में ये मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पैम की वीडियो जल्दी से डाल दी है। तो पैम अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप उसमें देख सकते हो। फिर हमने देखा एक्यूट जो माल न्यूट्रिशन था, पैम भी आपका क्लासिफिकेशन किया गया क्वासी-ओरकर में, मरासमिक क्वासी-ओरकर, और उसके बाद एक्यूट, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो ये इसमें हमने सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में देखा कि मेनली क्वासी-ओरकर ही पाए जाते हैं, और उसमें एक और चीज़ पाया जाता है आपका लो बर्थ वेट। तो लो बर्थ वेट में नॉर्मल बेबी का वेट कितना होना चाहिए बर्थ के टाइम में, क्यों लो बर्थ वेट कॉज होता है, उसका प्रिवेंशन क्या है, ये सारा चीज़ हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में ये एक साइलेंट डिजीज़ है। मिनरल्स और विटामिन्स का ये एक साइलेंट डिजीज़ है जो पता नहीं लगता हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी में कोई भी एज का पर्सन इससे अफेक्टेड हो जाता है, कोई भी जेंडर अफेक्टेड हो जाता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हैं आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सेलेनियम, फ्लोरीन और ऑल विटामिन्स आ जाते हैं। आपको नाम याद रखना है, मेनली आपके 5 मिनरल्स हैं जो जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होता है, हमारी बॉडी अफेक्ट होती है। कौन कौन से हैं वो? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सेलेनियम और फ्लोरीन।
तो ये 5 है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है, मैंने हेडिंग में ही डाल दिया है ताकि वहीं पे डिजीज़ का नाम पता हो जाए कि कौन सी डिजीज़ होती है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। आयरन हो सकता है आपकी बॉडी से ब्लीडिंग के थ्रू लॉस हो रहा हो सकता है आप आयरन जो अमाउंट आप जो आयरन का जो भी फूड वूड ले रहे हैं उसमें आपका जो अमाउंट है वो कम हो सकता है आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब ही ना हो रहा हो कि ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन की भी, तो या आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, सॉरी विटामिन सी की कमी होती है, तो उसकी वजह से भी आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कई बार लोगों को जब आयरन का टैबलेट दिया जाता है या आयरन का कोई भी चीज़ दिया जाता है तो हम सिट्रिक जूस देते हैं ताकि विटामिन सी हमारी बॉडी में प्रॉपर जाते रहे और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी होता रहे। तो आयरन डेफिशिएंसी किसी भी रीजन से हो सकता है, आपका ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है, आपके एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप जो फूड ले रहे हो वो इनएडिक्वेट अमाउंट में ले रहे होगे। आयरन रिच फूड कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे मीट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, वाटरमेलन, ये सब आपके आयरन रिच फूड है। मीट में भी रेड मीट आता है, ये सारा आप देख सकते हैं। अब हम अगर आयरन डेफिशिएंसी देखें तो सबसे ज़्यादा 56% प्री स्कूल बच्चों में पाया गया है और 50% प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में पाया गया है। आयोडीन डेफिशिएंसी सेकंड हम देखेंगे। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर नाम का रोग हो जाता है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो आपका होता है वो इनलार्जमेंट वो लार्ज हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो स्कूल वाले एज के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनमें इंटेलिजेंसी की कमी हो जाती है और ये ग्वाइटर डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरोसिस। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस हो जाता है। ये फ्लोरोसिस आपका 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है स्केलेटन फ्लोरोसिस और एक हो सकता है नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस। स्केलेटन फ्लोरोसिस आपको पता है कि जो फ्लोराइड होता है वो हमारे पानी में जो वाटर होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अगर वाटर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फ्लोराइड हो गया तो फ्लोराइड के एक्सेसिव होने से फ्लोरोसिस हो जाता है। स्केलेटन में फ्लोरोसिस हो तो आपको बोन डिजीज़ होते हैं। नॉन स्केलेटन हो तो फॉर एग्जांपल आपका डेंटल फ्लोरोसिस आता है जिसमें आपके जो टीथ होते हैं उस टीथ पे वाइट स्ट्रिक्स पड़ जाते हैं। आप वीडियो देखना फ्लोरोसिस ऑन डेंटल फ्लोरोसिस, तो उसमें आपको देखेंगे कि जो टीथ है उस पर वाइट स्पॉट से पड़ जाते हैं, उसको हम वाइट स्ट्रिक्स बोलते हैं, जो कि इनामेल की लेयर भी हट जाती है कई बार। फ्लोरोसिस ये हमारे 3 डिजीज़ मिनरल्स की कमी से, एनीमिया, ग्वाइटर फ्लोरोसिस। एनीमिया, ग्वाइटर फ्लोरोसिस ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में आपको यही 3 पढ़ना है जो कि मोस्ट कॉमन लोगों में देखा जाता है। अगर विटामिन में देखें तो विटामिन में हम सबसे ज़्यादा विटामिन ए डेफिशिएंसी देखा गया है जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस बहुत देखा गया है। नाइट ब्लाइंडनेस अब इसमें लिखा हुआ है इस वीडियो में, मे बी आपको कुछ वर्ड इसमें ना समझ में आए। विटामिन ए डेफिशिएंसी में लिखा हुआ है occurs due to intake in inadequate amount and decreased bioavailability of provitamin A. It's sign of night blindness, cirrhosis, dry conjunctiva, biter spots, keratomalacia, etc. जो आपकी बायो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी का मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का एब्जॉर्ब होना आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में किसी भी चीज़ का एब्जॉर्ब होना, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोगों में जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, मे बी उनको जो विटामिन है प्रो विटामिन ले रहे हैं वो प्रो विटामिन आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस ज़्यादातर देखा गया है। केरेटोमलेसिया एक सीवियर कंडीशन है कोरोनियल जीरोसिस का। इसमें क्या होता है आपका कंजक्टाइवा जो आँख में ड्राइनेस होने लग जाती है, अल्सर्स होने लग जाते हैं, तो ये एक सीवियर कंडीशन है केरेटोमलेसिया। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक डिजीज़। हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी देख लिया, पैम भी देख लिया, अब हम देखेंगे क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ में आपके आ जाते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और लिवर सिरोसिस। ये भी आपकी न्यूट्रिशन की कमी से ही होता है, आपको याद रखना है। क्रोनिक डिजीज़ में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लिवर सिरोसिस। डायबिटीज़ में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। उसके बाद एक अलग सा है लिवर सिरोसिस जो ज़्यादातर अल्कोहल लेने पर हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये डिजीज़ देखा गया है। इन्वायरमेंट आपका सेफ़ नहीं, इन्वायरमेंट में जो भी
ये हमारे पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है ये सारा चीज़। हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, खाने पीने का जो हमारा ढंग है वो सारा चीज़ चेंज हो रहा है, डाइट लेने का तरीका। तो ये सारी चेंजिंग की वजह से क्रोनिक डिजीज़ हो रहा है आजकल। तो इसमें क्रोनिक डिजीज़ में आपका 4 डिजीज़ के नेम मेनली याद रखने हैं: हाइपरटेंशन, क्रोनिक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और लीवर डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ जो है ये कई बार लोगों को गैस, एसिड रिफ्लक्स जो जिनको प्रॉब्लम होती है उनमें भी पाया जाता है। कई लोगों को मिल्क एलर्जी होता है तो उनमें डायरिया, लीवर डिजीज़, कई लोगों का कई माउथ में भी प्रॉब्लम होता है, या कई लोगों को कैंसर वगैरह से भी। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं इसमें आप न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं ले पाते हो इन डिजीज़ की वजह से, ये चीज़ होता है इसमें। तो क्रोनिक डिजीज़ में आपको बस 4 नेम याद रखने हैं जो कि किसकी कमी से होते हैं। आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से हो रहा है, ये सारे रीज़न है आपके क्रोनिक डिजीज़ होने के। इसमें एक आपका चार्ट बना हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर, कॉलन कैंसर, ये आप याद रख लेना। अगर याद रहेगा तो जो लोग सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा लेते हैं उनमें प्रोस्टेट और कॉलन कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। जिनकी बॉडी में रेगुलर विटामिन ए, विटामिन सी की कमी होती है उनमें स्टमक कैंसर, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें लीवर और रेक्टल कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। और जो फूड एडिप्टिव्स वाले फूड लेते हैं उनमें गॉल ब्लैडर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको अगर याद हो जाए तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारा लास्ट है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर को हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा, जो कि मेनली 2 टाइप का होता है, पर्जिंग और नॉन पर्जिंग। पर्जिंग और नॉन पर्जिंग में क्या होता है? पर्जिंग में क्या होता है कि लोग जो हैं कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा खाना इंटेक कर लेते हैं और फिर वो ज़बरदस्ती बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू वोमिटिंग, कोई मेडिसिन लेके, कोई डाययूरेटिक लेके। इसके थ्रू वो सोचते हैं कि हमारी बॉडी में जितना हमने इतना ज़्यादा खा लिया तो उसको हम निकाल दें, मतलब जानबूझ के ज़्यादा खा लेना और फिर उसको बॉडी से निकालने की कोशिश करना, ये आपका होता है पर्जिंग। नॉन पर्जिंग में क्या होता है कि नॉन पर्जिंग में कोई वो बाहर से चीज़ नहीं लेता बॉडी से निकालने के लिए, खाने के बाद उनको ऐसा लगता है, ये एक तरह का मेंटल डिजीज़ भी है जो इसमें लोगों को हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं अपनी बॉडी वेट को लेके, खाने को लेके कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, बॉडी वेट मेरा इतना ज़्यादा हो गया, ये हो गया वो। तो ऐसे थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं और लोग फिर नॉन पर्जिंग में क्या करते हैं, खाना ढेर सारा खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जो आपकी आती है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर भी एक ऐसी डिजीज़ है जो लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखा गया है इसमें। तो इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना चाहिए बचपन से ही बच्चों में, ताकि ईटिंग डिसऑर्डर ना हो आगे चल के, या ऐसा कोई थॉट उनके माइंड में ना आए। क्योंकि इसमें ईटिंग डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा लोग मेंटली थोड़ा इफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी हाइट, अपने वेट को लेकर के प्रॉब्लम में होते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट उनके मन में आते रहते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स थे इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं हमारी इंडिया में। नेशनल प्रोग्राम के थ्रू इस रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया, तब देखा गया कि कौन कौन से लोगों में इतनी सारी प्रॉब्लम है और कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, डायग्नोसिस क्या हो सकता है। तो ये सारे चीज़, और मुझे इसमें नया, आप लोगों को पता नहीं इसमें नया क्या लगा, पर मुझे इसमें इंटरेस्टेड ईटिंग डिसऑर्डर का नाम लगा बुलिमिया नर्वोसा, क्योंकि इससे पहले मैं बुलिमिया नर्वोसा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ईटिंग डिसऑर्डर का तो पता था, कई लोग कम टाइम में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, पर नाम का नहीं पता था कि बुलिमिया नर्वोसा भी नाम है। तो ये आपके थे न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसमें हम पैम, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर, क्रोनिक डिजीज़ और ईटिंग डिसऑर्डर 4 टाइप्स पढ़े हैं। और इसे 4 टाइप के अकॉर्डिंग जितना भी हम आगे प्रोग्राम और रोल ऑफ नर्स देखेंगे वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, पार्ट 2 जो बनेगा, इसी पे बनेगा, इसमें रोल ऑफ नर्स और हमारे टोटल प्रोग्राम्स होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई भी डाउट हो तो मैं हर वीडियो के लास्ट में यही बोल के जाती हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको क्या डाउट है, या आप कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आपको आपको जो पार्ट 2 में कुछ डिफरेंट चाहिए, कोई तरीका आपको चेंज करवाना है, या आपको लगता है कि नहीं मुझे इस तरीके से वीडियो चाहिए, या मेरा समझाया हुआ हार्ड लग रहा है कहीं पे, उसको इजी करना है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि इस चीज़ को मैं अपने अंदर इम्प्रूव करते रहूँ और आपको जो वीडियो है वो अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।